हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के खूब पढ़ रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट पार्ट कवर किया था, जिसमें मैंने आपको सिस और ट्रांस और उसके अलावा इजेड नेमिंग सिस्टम मैंने आपको बताया था, कब ई आइसोमर होगा और कब जेड आइसोमर होगा। क्या बताया था मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, ई का मीन्स होता है इंटरजेजन, मीन्स अपोजिट साइड, मीन्स दैट हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जब अपोजिट साइड में होगा तब ई आइसोमर बनता है। और जेड मीन्स जूजामैन, जूजा मीन्स इट इज अ जर्मन वर्ड, यू नो दैट, मीन्स जब हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड हो यानी टुगेदर हो तो वहां पर जेड आइसोमर बनता है। इसके मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल कराए थे। ये कॉन्सेप्ट वहां पर अप्लाई होता है जहां पर जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं उनसे चारों ग्रुप डिफरेंट कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से डिफरेंट ग्रुप जब अटैच होते हैं तब यहां पर क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। इसके जरा एक दो एग्जांपल मैं आपको और कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको पुरानी चीजें क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए। तो मैं कुछ एग्जांपल आपको और देता हूं। जैसे ये दो एग्जांपल हैं, 3 मेथाइल पेंट 2 इन और 3 अमीनो प्रोप 2 इन 1 अल, यानी इनल। जैसे इसकी बात करें, 3 मेथाइल पेंट 2 इन की मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो अगर इसकी हमें नेमिंग करनी हो तो हम लोग कैसे करेंगे? ई आइसोमर और जेड आइसोमर। ई मीन्स अपोजिट, जेड मीन्स टुगेदर, मीन्स सेम साइड, ठीक है ना। तो इसकी पहले तो मैंने आईयूपीएसी में, मतलब आईयूपीएसी नेमिंग से मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसका, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH2 CH3। तो ये देखिए, 3 मेथाइल 1 2 3, 3 मेथाइल पेंट 2 इन, 3 मेथाइल पेंट 2 इन, ठीक है ना। यहाँ मैंने मेथाइल की पोजीशन क्या कर दी, यहाँ पे लेफ्ट साइड कर दी, यहाँ राइट साइड कर दी है, और इस हिसाब से मैंने ये आपको आइसोमर बना के दिए हैं। अब आपको बताना ये है इसमें कि कौन ई आइसोमर होगा और कौन जेड आइसोमर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप देखेंगे। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें हाइड्रोजन और CH3 का अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर CH3 क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, ठीक। और यहाँ पर C2H5 CH3 और ये पूरा ग्रुप आपका C2H5 लिया जाएगा, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है। ऐसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा CH3 हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप था और यहाँ पर C2H5 हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हो जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड है, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया ई आइसोमर, दिस इज ई आइसोमर। यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है, तो ये हो गया जेड आइसोमर। क्या हो गया, जेड आइसोमर। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इसमें, 3 अमीनो प्रोप 2 इन 1 अल, प्रोप यानी 1 2 3 प्रोप 1 अल 2 इन, और 3 अमीनो 1 2 3 अमीनो, ठीक है ना। ये हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया दोनों। अब इसमें एक ई आइसोमर होगा और एक जेड आइसोमर होगा। तो वही बात यहां पर भी, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। तो अगर इन दोनों में देखें तो NH2 हमको क्या मिलता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मिलता है। और यहां पर अगर डिस्कस करें तो हमको CHO हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, यहां पर, यहां पर। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या हो गए, अपोजिट साइड हो गए, यानी ये हमारा ई आइसोमर हो गया। क्या हो गया, और यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड हो गए, तो ये हमारा जेड आइसोमर हो गया। क्या हो गया, जेड आइसोमर, ठीक है। तो ये मैंने आपको इजेड कॉन्सेप्ट, यानी जो ई आइसोमर और जेड आइसोमर का कॉन्सेप्ट होता है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है, जो जब कार्बन के साथ में जो पॉलीवैलेंट कंपाउंड है, अभी तक हम लोगों ने देखा जो पॉलीवैलेंट एटम थे वो कार्बन थे, ठीक ना। लेकिन यहां पर क्या था,
यहां पर अब जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में होगा तो क्या होगा? तो यहां पर एप्लीकेबल होता है, अब यहां इजेड तो बनेगा नहीं क्योंकि यहां पे कार्बन कार्बन से इजेड बनता था, सेम साइड अपोजिट साइड वाला। अब यहां पर जैसे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ध्यान रखना ये साइनाइड नहीं है, ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है और दोनों की एक एक वैलेंसी क्या है? सेटिस्फाइड। ठीक है ना, यहाँ पे यानी कार्बन के साथ में अभी क्या होगा? एक H भी लगा होगा, H लगा हो सकता है, R लगा हो सकता है। अगर H लगा होगा और एक एल्काइल ग्रुप होगा तो ये एल्डोक्साइम्स हो जाएगा, ठीक है ना, एल्डोक्साइम्स। ठीक है, और अगर दोनों हमने एल्काइल ग्रुप लगा दिए यहाँ पर तो ये हो जाएगा कीटोऑक्साइम्स, और N की वैलेंसी हम लोग सेटिस्फाइड करेंगे OH के साथ। तो बेसिकली यहाँ पर जो एंटी और सिन जो नेमिंग सिस्टम है या आइसोमर सिस्टम है वो हम लोग एल्डोऑक्साइम्स और कीटोऑक्साइम्स के साथ में देखेंगे। ठीक है ना, एल्डोऑक्साइम्स N के मतलब चाहे ऑक्साइम्स कुछ भी हो, N के साथ में क्या होगा? OH होगा। एल्डोऑक्साइम्स अभी एल्डिहाइड और कीटोन्स में हम लोग इसकी रिएक्शन भी देखेंगे और इसको हम लोग बनाना भी सीखेंगे। ठीक है ना, कैसे एल्डोऑक्साइम्स कीटोऑक्साइम्स बनता है। बस अभी आप यहाँ पर ये समझिए, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये ग्रुप है। ठीक है ना, अब देखो कार्बन की एक वैलेंसी अभी भी क्या है? सेटिस्फाइड नहीं है, तो एक वैलेंसी हमने सेटिस्फाइड कर दी H से और एक वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दी हमने एल्काइल ग्रुप से। ठीक, और यहां पर अगर हम N की जगह O लगा दें तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। लेकिन अब हमने O हटा के यहां पर N के NOH लगा दिया, हमने क्या लगा दिया? तो ये बन गया एल्डोक्साइम्स। क्या बन गया? अब यही अगर कार्बन की एक दोनों वैलेंसी जो फ्री हैं वो हमने दोनों सेटिस्फाइड कर दी R से और यहाँ N की जगह हम लगा दें O, तो ये बन गया कीटोन। लेकिन O हटाकर हमने यहाँ पर लगा दिया NOH, तो अब ये बन गया कीटोक्साइम। तो ये जो नेमिंग सिस्टम है एंटी और सिन वाला जो सिस्टम है ये बेटा एप्लीकेबल होगा एल्डोक्साइम्स, कीटोक्साइम्स या फिर एजो कंपाउंड में। ठीक है ना, पहले हम लोग एल्डोक्साइम्स और कीटोक्साइम्स को हम लोग समझ लेते हैं। कब एंटी होगा, कब सिन होगा? तो देखो यहां पर नाइट्रोजन के पास अभी भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, अभी भी क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा या फिर एल्किल ग्रुप होगा। तो अब हमको समझना यह है एल्डोक्साइम के केस में अगर H, कार्बन का H ये वाला और नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर दोनों क्या है? सेम साइड, दोनों क्या है? सेम साइड है, या इसको ऐसे समझो H और OH भी आप पकड़ सकते हो। ठीक है ना, अगर H और OH की हम बात कर लें तो H और OH, H अगर लोन पेयर अपोजिट साइड होगा तो जाहिर सी बात है H और OH क्या होगा? सेम साइड होगा। तो आप दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट यहां पर पकड़ सकते हो। अगर H और OH सेम साइड है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिन फॉर्म या सिन आइसोमर, और अगर H और OH अपोजिट साइड है तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटी फॉर्म या एंटी आइसोमर। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, H और लोन पेयर अगर अपोजिट साइड है तो वो होगा सिन, और H और लोन पेयर अगर सेम साइड है तो वो होगा एंटी। तो जिसमें जो कॉन्सेप्ट आपको इजी लगे आप वो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए और उस हिसाब से आप एंटी और सिन आइसोमर ड्रॉ करना सीख लीजिए। ठीक है, ये हमने बात की एल्डोक्साइम्स की। अब हम लोग बात करते हैं कीटोक्साइम्स की। ठीक है ना, कीटोक्साइम हमने आपको बताया जब कार्बन से दोनों एल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए, ये दोनों एल्काइल ग्रुप अटैच, NOH वही है। ठीक है ना, यानी कि यहां एक H की जगह दूसरा एल्काइल ग्रुप आ गया। अब दो एल्काइल ग्रुप है, अगर दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों अगर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हैं तो हमें छोटा एल्काइल ग्रुप देखना है, लोअर प्रायोरिटी वाला। जैसे एक तरफ मेथाइल ग्रुप है और एक तरफ एथाइल ग्रुप है, तो मेथाइल जो होगा ये लोअर प्रायोरिटी वाला होगा, तो वहां पे यहां पर हम लोअर प्रायोरिटी देखेंगे, जबकि इजेड में हम लोग हायर प्रायोरिटी देखते हैं। तो लोअर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी का कंपैरिजन करेंगे OH के साथ में। अगर लोअर प्रायोरिटी ग्रुप और OH सेम साइड हैं, भाई H भी क्या था? लोअर प्रायोरिटी है, तो H हटाया और उसकी जगह एल्किल लगाया, तो हमें लोअर प्रायोरिटी एल्किल ग्रुप ही देखना है हमको।
तो CH3OH अगर सेम साइड है तो वो सिन आइसोमर हो गया, और CH3OH यानी लोअर प्रायोरिटी ग्रुप और OH अगर अपोजिट साइड है तो वो एंटी आइसोमर हो गया। ये बात आप लोन पेयर पे भी, जैसे H और लोन पेयर पे अपोजिट होते थे तो सिन होता था, H और लोन पेयर सेम साइड होते थे तो वो एंटी हो जाता था। ऐसे ही CH3 और लोन पेयर अपोजिट होंगे तो वो सिन होगा, और CH3 या लोअर प्रायोरिटी ग्रुप और लोन पेयर अगर सेम साइड होंगे तो वो एंटी हो जाएगा। ठीक, आपको जो कॉन्सेप्ट समझ में आए आप उससे ये क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। दूसरा कंपाउंड एजो ग्रुप। एजो ग्रुप यानी जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो वहां पर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगी उसको हम लोग बोले, उसको जो हम लोग डिफाइन करेंगे वो एंटी और सिन से करेंगे। यहाँ सिस और ट्रांस नहीं, यहाँ पे एंटी और सिस और ट्रांस भी बोल सकते हो, लेकिन बेसिकली यहाँ पर एंटी और सिन की बात होगी। तो यहां पर भी इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, तो यहां पर हम जो कंपैरिजन करेंगे वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के लोन पेयर का, क्योंकि लोन पेयर हमको कॉमन मिलेगा। ग्रुप यहाँ सेम भी हो सकते हैं, यानी सेम फेनाइल, या एक तरफ फेनाइल हो सकता है एक तरफ एल्काइल हो सकता है, दोनों तरफ फेनाइल हो सकते हैं, दोनों तरफ एल्काइल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर तो सेम ग्रुप भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो होगा ही। तो यहां पर जो हम लोग कंपैरिजन करेंगे वो लोन पेयर से करेंगे। अगर दोनों नाइट्रोजन के लोन पेयर सेम साइड हैं तो वो सिन आइसोमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिन। और दोनों नाइट्रोजन के अगर लोन पेयर क्या है, अपोजिट साइड हैं, तो वो बेटा एंटी आइसोमर हो जाएगा। इसको आप सिस और ट्रांस भी बोल सकते हो, क्योंकि लोन पेयर सेम साइड, सिन, सिन मतलब सेम और सिस मतलब भी सेम, तो ये आपका सिस आइसोमर भी हो सकता है। लोन पेयर अपोजिट साइड तो ये ट्रांस आइसोमर भी हो सकता है, यानी सिन आपका जो एक तरह से सिस होता है और एंटी एक तरह से आपका क्या होता है, ट्रांस होता है। लेकिन यहां पर हम लोग सिस और ट्रांस की नेमिंग ना यूज करके हम लोग यहां पर सिन और एंटी आइसोमर की नेमिंग हम लोग यूज करते हैं। तो इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने सिन, एंटी, इजेड, सिस और ट्रांस, इन तीनों को हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन इन्हीं से ही बनते हैं, इनसे बाहर के क्वेश्चन नहीं आते हैं। और वो भी सिन और एंटी के जो क्वेश्चंस आपको बेटा, जैसे नीट कल कई बच्चे देने वाले हैं, तो नीट में एक दो क्वेश्चन कभी कभार सिन और एंटी का पूछ लेता है। बाकी अगर आप बोर्ड लेवल पे तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सिस और ट्रांस के ऊपर का क्वेश्चन नहीं आता है, या बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिस और ट्रांस से ऊपर का क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, जो कंपटीशन लेवल की तैयारी, जैसे कल नीट की आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब मन लगा के पेपर दीजिए और अच्छा रिजल्ट आप लोग लाइए। तो वहां पर आपको ये सिन और एंटी आइसोमर का कॉन्सेप्ट आपको यूज आ सकता है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोगों ने सिस कह रहा हूं मैं, यहां से हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी थोड़ा बड़ा टॉपिक था, 2 वीडियो में कवर किया, वैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी आपका बड़ा टॉपिक है, इसको भी हम लोग 2-3 वीडियो में कवर करेंगे। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझनी है तो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए। स्टीरियो केमिस्ट्री समझने के लिए आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, जिसमें आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये दो बहुत मेन रोल आपको अदा करेंगे। आगे चल के बहुत सी मैकेनिज्म होगी जो आपको इन आइसोमेरिज्म से क्या होगी, क्लियर होगी। चलिए इसी के साथ ये वाला वीडियो हम खत्म करते हैं। और एक बार फिर से, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप क्या करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ भी कीजिए, बस चैनल को प्रमोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।